क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या? थोड़ी सी एक तकनीकी खराबी थी, अभी सब ठीक है? सभी ठीक है? एक और कमेंट करके बता देंगे। हाय सर क्लियर क्लियर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। बीते 2 दिन से आपकी क्लासेस ठीक से नहीं हो पा रही हैं, कुछ कुछ शिकायतें भी आ रही थी, कुछ मैनेजमेंट भी मुझसे टीम की तरफ से शिकायत आ रही थी कि सर कुछ कुछ बच्चे आपकी बुराइयां कर रहे हैं कि आप क्लास टाइम से नहीं ले रहे हैं, क्लास में बच्चों को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि वे कौन बच्चे हैं जिनको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये तो बच्चों को भी आप जानते हैं। बहरहाल चलिए, ऐसा नहीं होगा। अब हम सब लोग अपनी क्लासेस को फटाफट तरीके से स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो फालतू की कमेंट किया करते थे, उसका एक बढ़िया से मामला ये है कि ध्यान रखिएगा, और हम जो है अभी आपकी कमेंट को डिसेबल कर दे रहे हैं, तो आप जो है कमेंट कर ही नहीं पाएंगे। जब आप कमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। चलेंगे तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है प्यारे साथियों। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आज से आपकी क्लास बखूबी तरीके से चलेगी, बढ़िया तरीके से आज से आपकी क्लास चलेगी। क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग एनसीईआरटी को अपना आधार बना के चल रहे हैं और एससीईआरटी का कंटेंट हमने इसमें मिलाया है और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जो कल का हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था चैप्टर नंबर 2 कक्षा 6 की एनसीईआरटी, जिसका नाम है ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर। आज हम उसी टॉपिक को और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ा उभरी हुई है, ये बात हमने बताई थी। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब क्या हो सकते हैं? विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब बहुत सारे हो सकते हैं, कल की क्लास में हमने बताया था। ग्लोब छोटे हो सकते हैं, ग्लोब बड़े हो सकते हैं, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब पर जो है देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यहीं से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था कि ग्लोब पर पृथ्वी कैसे घूमती है। तो ग्लोब पर या वास्तव में पृथ्वी ऐसे घूमती है। ग्लोब का आविष्कार किसने किया था? तो हमने आपको बताया था कि मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने। किसने? मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने ग्लोब का आविष्कार किया था। क्या किया था भैया? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया, तो ग्लोब का आविष्कार किया, ध्यान रखिएगा, आविष्कार किया मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ये आपने अक्सर करके सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है ये आप इस तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या एक अक्ष है, इसको हम मानते हैं दक्षिणी ध्रुव मानते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? इसको हम मानते हैं दक्षिणी ध्रुव मानते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या मानते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव मानते हैं। ऊपर जो एक हिस्सा है इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम उत्तरी ध्रुव मानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा जा रही है, जिस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो पृथ्वी जो है इसी अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? तो आप याद रख लीजिएगा, पृथ्वी इसी अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व तरफ घूमती है, याद रख लीजिएगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। अब पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? अगर आप यहां से देखेंगे, एक मार्कर ला दीजिए यार, यह हाथ भी गंदा कर रहा है, देखो। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पृथ्वी जो है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी 23.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ये प्रश्न आपके बीपीएससी बिहार के पेपर में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है, याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। किसी स्थान की अगर कोई लोकेशन है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बात करें कि हमें फाइंड आउट करनी है कोई लोकेशन पृथ्वी पर, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स और कुछ लाइंस की जरूरत पड़ती है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसको मैं ऐसे बात कर रहे हैं, ये एक सुई, जिसे अक्ष कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एक्सिस कहा जाता है।
ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर के सुई गुजरती है वे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उत्तर ध्रुव कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं भैया? ये कहलाते हैं दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये उत्तर ध्रुव कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे भैया? दक्षिण ध्रुव कहलाएंगे। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। ग्लोब को कैसे घुमाया जाता है? पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ये ग्लोब भी घूमता है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी तो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, लेकिन हमें अपने स्टडी के लिए हमें अपने अनुरूप हमने मान लिया कि ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से मान लेते हैं कोई एक गोल चीज ऐसी होनी चाहिए, मान लेते हैं। अब कोई गोल चीज ऐसी है तो उसके बीच में से कोई रेखा जाएगी, लेकिन अब वो गोल चीज ऐसे झुकी हुई है तो इसके बीच में से ऐसे एक रेखा जा रही होगी, ये हमने मान लिया है, हमने कल्पना की हुई है। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आज आप लोगों के कमेंट बंद करके रखे हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया 2 दिन से कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसकी वजह से, कुछ बेवकूफ़ों की वजह से उन लोगों का नुकसान होता है जो वाकई में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। फालतू के लोग फिर, और ये लोग बड़े शरीफ बन के फिर मेल करते हैं, तो इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दिया। जो लोग और जो कमेंट आज नहीं कर पा रहे वो वापस से मेल भी कर देना आज कि सर ने जो कमेंट बॉक्स का फोल्डर बंद कर दिया था, अनुपम सर इज नॉट अ गुड टीचर है। समझ रहे हो? चलो खैर, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। जो लोग इस क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, अनुपम भारद्वाज से पढ़ रहे हैं, वो समझ गए होंगे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पृथ्वी ऐसे घूमती है। पृथ्वी का जो बीच से एक रेखा जा रही है उसको अक्ष कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जो सुई की भांति पृथ्वी चारों ओर घूमती है उसको उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है। दोनों में एक चीज है। ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर है। ये सारी बातें यहाँ पर आपके लिए क्लियर है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दी है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब हो या पृथ्वी हो, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। जिसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो गोल पर गोल ही रेखा आएंगी। तो ये हम इसको मान लेते हैं, इसका मापन होता है 0 डिग्री। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये जो पृथ्वी है या जो ग्लोब है उसको जो रेखा आधे भागों में बांटेगी, जो हिस्सा ऊपर का होगा उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? उस हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे उस हिस्से को? उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। जो हिस्सा नीचे का है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे भैया? सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? उसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। याद रख लीजिएगा। क्या कहेंगे? उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उस रेखा के द्वारा बांट दिया जाता है। बात क्लियर है? ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। यानी इक्वेटर लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन which is also divided earth in 2 parts. Northern part is also known as northern hemisphere उत्तरी गोलार्ध, and southern part is also known as southern hemisphere या दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति, लोकेशन ऑफ सम प्लेसेस, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है पृथ्वी पर। ध्यान रखिएगा, जो एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है भैया? अंश में मापा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये कह रहा है भैया कि पृथ्वी से वहां तक, जैसे अगर हम बात करें
जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये पृथ्वी है हमारी, ये क्या हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के बीचों बीच से क्या, इस पृथ्वी के बीचों बीच से ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, थोड़ा समझना। 0 डिग्री विषुवत रेखा इसके बीच से जा रही है, याद रख लीजिएगा। इक्वेटर लाइन, EQUATOR, इक्वेटर लाइन अगर इसके बीचों बीच से जा रही है, याद रख लीजिएगा, तो इसके ऊपर जब हम जाएंगे, इसके ऊपर जो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर या उत्तर या दक्षिण में जो इसके समानांतर ये जो रेखाएं, जो इसके समानांतर ये जो रेखाएं, ध्यान रखिएगा, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं भैया, उन रेखाओं को हम कहते हैं, प्यारे साथियों याद करने की कोशिश करिएगा, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं भैया, अरे बाप रे, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या भैया, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यानी अगर हम बात करेंगे कि ये जो रेखा है कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, या इसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े समझने की कोशिश करिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई समानांतर, ध्यान रखिएगा, पैरेलल, समानांतर काल्पनिक रेखाएं, समानांतर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया, लैटिट्यूड कहलाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या कहलाती हैं भैया ये, तो ये कहलाती हैं, याद रख लीजिएगा, लैटिट्यूड कहलाती हैं। इस बात को पहले आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम कहेंगे, मान लेते हैं यहीं पर, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर बात करेंगे भैया कि यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा तो जा ही रही है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा और जाती है जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल NP नॉर्थ पोल, SP साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। थोड़ा ठंडे दिमाग से और ये ध्यान रखिएगा और समझेंगे तो थोड़ा सा चीजें हो जाएंगी। बात क्लियर है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है भैया। चलिए दूसरी बात ध्यान रखिएगा, तो हमने यहां पर अगर हम कहेंगे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। हमने कहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो एक ऐसी रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, एक ऐसी रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी दैट लाइन कनेक्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर known as longitude lines, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं भैया, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देयर आर 2 इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ। नंबर फर्स्ट क्या होती हैं, 2 होती हैं। नंबर 1 तो होती हैं जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरी जो होती हैं उनको हम याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइंस। बात क्लियर है, यह बात आपको बखूबी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी इसको हम थोड़ा सा और आपको विस्तार से आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप जैसे इसको देख रहे हैं, आप यहाँ पर पृथ्वी से ये इमेज आपको दर्शा रही है कि बीच में से एक मान लेते हैं एक रेखा है, ये देखो ऐसे करके मान लेते, उसने बीच में से उसने सेपरेट कर दिया। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, वहीं लिखा आएगा दक्षिण में, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही इस एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो लोग मेल कर करके जिन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे वाकई थोड़ा दुख हुआ। इतनी सी बात को लेके मुझे बीते 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और आज तक कभी मेरा नेगेटिव फीडबैक नहीं आया उन लोगों ने, और बिना सोचे समझे इतने सारे मेल कर दिए
मैनेजमेंट मुझसे कह रहा है कि सर आपकी वीडियो ऑडिट होंगी, आप बच्चों से बदतमीजी से बात करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जबकि मैं कितने प्यार से, मेरा शैली ही है, लोग मुझे, जबकि बिहार के हज़ारों बच्चे मुझसे 4 बजे एसएसटी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी देसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, गहराई में पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया कंटेंट एनिमेशन के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों ने तनिक भी इसको नहीं देखा, उन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया एक दिन भी, बस सीधा मेल कर दिया। तो उनकी तो खैर मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप में से जो ऐसे बच्चे हैं जो एकदम एकदम भाव से मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, मैं शिवशंकर मेरे आराध्य भगवान है, मैं शिवशंकर की कसम खा के कहता हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न, एक भी सिंगल सवाल अगर आपका ज्योग्राफी में गलत हो जाए, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप एक श्रद्धा भाव से एकदम एकदम समर्पण के साथ मेरे साथ में पढ़िए। 6 से 7 बजे तक हमारी 1 घंटे की पर डे क्लास होगी और आप इसको पढ़ के देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए भैया आगे बात करेंगे। तो विषुवत व्रत जिसको हम शून्य अंश अक्षांश भी कहते हैं, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। विषुवत व्रत दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, 1/4 है, 360 अंश है और इत्यादि चीजें हैं। तो आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं, पृथ्वी को ऐसे बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, चलो खैर आगे बात करेंगे। अब हम ध्यान रखिएगा, इन अक्षांशों के बारे में समझेंगे एक एक करके। ये पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं कौन सी हैं? इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा। विषुवत व्रत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री होता है, आपको पता है। ऐसी दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, दक्षांश के अतिरिक्त 4 और भी हैं, 4 और भी लाइन है। कौन कौन सी 4 लाइन है? यानी एक तो ये होगी भैया 0 डिग्री लाइन, तो ये होगी 0 डिग्री लाइन, क्या होगी? विषुवत व्रत होगी। एक 90 डिग्री क्या होगी भैया? 90 डिग्री होगी उत्तर ध्रुव होगी भैया। एक ये 90 डिग्री क्या होगी? एक ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव होगी। समझ में आ रहे हो? लेकिन इसके अतिरिक्त और भी 4 रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है भैया? 23.5 डिग्री उत्तरी। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत, नॉर्थ पोलर रीजन है, इसको आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको सदर्न और जो पोलर रीजन कहते हैं, या फिर इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, इसके लिए अंटार्कटिक व्रत भी शब्द प्रयोग होता है। क्या होता है भैया इसके लिए? इसके लिए अंटार्कटिक व्रत शब्द भी प्रयोग होता है, इंग्लिश में भी अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। 4 ये लाइन है, याद रख लीजिएगा। 4 ये लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बात क्लियर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझने की यहां पर कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बच्चों? बताओ, ये बात यहां तक समझ में आ गई तो एक बार बताओ। यहां पर ये बात एक बार यहां पे समझ में आ गई तो बताओ। क्लियर भैया? बताओ भैया, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये बात आप यहां पर समझ चुके हैं। तो पृथ्वी पर बेसिकली अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करें कि इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी पर कई रेखाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में अगर बात करेंगे तो एक तो यहाँ पर हो जाएगी, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या इसका हिंदी में एक दूसरा नाम भी होता है, भूमध्य रेखा। क्या भैया? भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन, EQUATOR, इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर लाइन कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश लिख लेगा आप। यहाँ पर भी एक रेखा होती है 23.5 डिग्री, उत्तर है, ये साउथ होगा।
इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद भी एक रेखा यहां पर होती है जिस रेखा को हम कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। वहीं एज इट इज अगर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो 23.5 के बाद यहाँ पर हो जाएगी 66.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसको हम बोलेंगे आर्कटिक व्रत बोलेंगे, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा 90 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम उत्तर ध्रुव बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये मेजर रेखा होती है। कभी कभी आप पढ़ेंगे कि इस उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली एक रेखा भी होती है, जिस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्या भैया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। अब मुझे लगता है अब आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि सर ये कहानी है, पूरी बात क्लियर है। एक बार यस लिख देना कमेंट में कि हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक ये फंडा हमारा क्लियर हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, सर हम नोट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, करिए स्वाति कुमार जी, नोट करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, धन्यवाद मनीषा जी। जो लोगों को नहीं समझ में आई वो और दिन की तरह, जैसे उन्होंने पहले मेल विल किए थे, अब भी आप मेल कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आप मेल कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बाद में बात करेंगे, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है भैया, किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अक्षांश के बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कीर्ति अनुज, नो सर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ा है। नहीं 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 कीर्ति अनुज, आप मेल जरूर करना, तभी बात बनेगी। उससे पहले तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि आपने जो आतंक मचा दिया ना 2 दिन में मेल कर करके, जैसे आपको लगा कि नहीं मेल करने से क्या हो जाएगा, जबकि गलती आप सब लोगों की। इतनी कमेंट फालतू गया, अरे 1 मिनट के लिए मास्टर को पढ़ाने तो देते, लेकिन नहीं, आपने ट्रस्ट नहीं किया। चलो ठीक है, खैर, तो अक्षांश के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड, इज कॉल्ड लैटिट्यूड। कैसे? पृथ्वी के केंद्र से, मानते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर हमने मान लिया ये 0, ये पॉइंट मान लिया क्या? सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का केंद्र। अब पृथ्वी के केंद्र से, जैसे आपने बचपन में प्रकार चलाई ना, प्रकार, तो यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ पर हमने एक चाप मार दिया। क्या मार दिया? तो यहाँ पर हमने अगर एक चाप मार दिया और एक हमने यहाँ पर भी एक ऐसे चाप मार दी, यहाँ पर ऐसे, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों बिंदुओं को, तो मान लेते हैं कि ये चाप 40 डिग्री पे लगाए, तो इसका मतलब ये रेखा क्या हो जाएगी? 40 डिग्री रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 40 डिग्री रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि अक्षांश क्या होता है? अक्षांश तो केवल एक ये बिंदु है जहां से पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी के केंद्र से, और एक चाप मार करके हमने ये बिंदु निकाल लिया, इधर भी हमने निकाल दिया, तो ये तो 40 डिग्री अक्षांश है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, जब मिला देंगे तो उसको क्या कह देंगे? अक्षांश रेखा कह देंगे। कह रहा है द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कॉल्ड लैटिट्यूड।
यहाँ से जो पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी मापी गई उसको हम क्या कहते हैं, और यहाँ पर वो कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आगे समझने की कोशिश करना। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी पर स्थित क्षैतिज रेखाओं को अथवा लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से लेटी हुई रेखाओं को, ये रेखाएं क्या है, आप देखेंगे ऐसे करके ये रेखाएं लेटी हुई तो है भैया, ये क्या है, लेटी हुई रेखाएं ऐसे करके। तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे भैया, तो इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहेंगे। वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाओं को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 है, 181 है। कितनी भैया, 181 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है। चलिए भैया आगे बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो पृथ्वी पर स्थित क्षैतिज रेखाओं को अथवा लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। इनका कार्य मौसम का पूर्वानुमान तथा स्थिति का पता लगाना है। द वर्क ऑफ लैटिट्यूड लाइन इज, ये स्थिति का पता लगाते हैं, लोकेशन को बताते हैं, या फिर मौसम को, सीजन के बारे में पहले बताएंगे। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा जो हो जाएगी वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हो जाएगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस आर रिमेन सेम। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर लाइन सेपरेटली डिवाइडेड अर्थ इन टू पार्ट्स। नोट करेंगे फटाफट से, जल्दी से। मैं कुर्सी इधर खिसका लेता हूं ताकि आप साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे। मुकेश यादव कह रहे हैं कि सर आपसे मैंने जस्ट SCRT और NCERT सिलेबस के बारे में पूछा था, तो आपने मुझे क्लास से रिमूव कर दिया, इसलिए तो मेन करना पड़ा। तो दोबारा से मेल कर दीजिएगा मुकेश जी, क्या दिक्कत है ना। आपने जस्ट पूछा नहीं था, आपने रिजिड रूप में कह दिया था कि हम क्यों पढ़े NCERT बिना सिलेबस को जाने। आपको क्या लगता है मुकेश जी, क्या आपके सिलेबस में NCERT नहीं है? 1 से 5 तक तो ज्योग्राफी है ही नहीं SCRT में, तो फिर लेकिन आपके आयोग में सिलेबस में तो ज्योग्राफी दे रखी है ना, और वो ज्योग्राफी बेसिक ज्योग्राफी है जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की NCERT की आपको पढ़नी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो इसलिए आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन आपने पूछा नहीं था, आपने रिजिड होके कहा नहीं हम क्यों पढ़े, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, गलत सलत पढ़ा रहे हैं। समझ रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर भैया? चलिए आगे बात करेंगे। क्या भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं? जी हाँ प्रशांत कुमार सिंह जी, भूमध्य रेखा को ही इक्वेटर लाइन बोलते हैं। उसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? विषुवत रेखा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है भैया, बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्लियर यहां तक ये बात आपने नोट कर लिया? ठीक है, फाइल लास्ट में अटैच कर दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं, ये अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। आगे अब हम इनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अक्षांश के बारे में। और क्या बात करेंगे प्यारे साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कांगो अथवा जायरे नदी, कांगो एंड जायरे रिवर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो एंड जायरे रिवर 2 टाइम क्रॉस इक्वेटर लाइन, 2 टाइम क्रॉस इक्वेटर लाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। अब कांगो अथवा जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस 23.5 जो भी होता है
जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसे विषुव कहते हैं। व्हेन दी सनलाइट इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर दैट कंडीशन डे एंड नाइट रिमेन सेम, दैट इज ऑल्सो नोन एज इक्विनॉक्स। उसको हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इक्विनॉक्स, EQUINOX। उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर डे एंड नाइट रिमेन, डे एंड नाइट जो अवधि है वो बराबर होती है पृथ्वी पर। 21 मार्च को हम क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं, ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। याद रख लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा भैया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? बताओ। ठीक है, चलिए। दूसरी बात आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पूरी की पूरी कहानी है। हमने कहा कि पृथ्वी पर जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये 0 डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा है। ये 23.5 डिग्री रेखा है, 66.5 डिग्री रेखा है, 90 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री रेखा है, 66 डिग्री रेखा है, ये 90 डिग्री रेखा है। सिंपल सी बात है, ये भी यहाँ पर है, बीच में से आप देख रहे हैं। और ऐसे करके जो इक्वेटर है इसको ऐसे एक बार, यहाँ पे ऐसे दो बार एक नदी काटती है, कांगो या जारे रिवर। इसको ऐसे करके गुजरात साइड में एक दो बार काटती है माही नदी। इसको काटती है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को आगे जाके बताऊंगा। चाहे आप लिख भी सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा कि कांगो या जिसका दूसरा नाम जायरे है, तो कांगो या जायरे नदी इसको दो बार काटती है। दूसरी बात अगर हम इसमें बात करेंगे भूमध्य रेखा के बाद अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा की, अगर बात करेंगे तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी भैया? तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम ध्यान रखिएगा, माही नदी। तो माही नदी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा को दो बार काटेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करेंगे मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है भैया? तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो जाएगी भैया लिम्पोपो नदी। क्या हो जाएगी भैया? लिम्पोपो नदी। नोट कर लीजिए तीनों बातें, तीनों बातें नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए, धन्यवाद पिंकी कुमारी जी, शुक्रिया। चलिए सर, मैं आपका कंटेंट देख करके परचेज क्यों, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। आगे करेंगे, ठीक है। नोट हो गया होगा आपको, यहाँ पे समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा हम और बात करेंगे। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक व्रत हो जाएगा। बाकी दक्षिण ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री साउथ पर, 90 डिग्री साउथ पर। यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तर में क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। 66.5 डिग्री में क्या हो जाएगा? आर्कटिक व्रत हो जाएगा। 90 डिग्री नॉर्थ में क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए, ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, ये सब यहाँ पे लिखा भी है मैंने। अब हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे चीजों को। कैसे डिस्कस करेंगे थोड़ा समझिएगा, एक एक करके आपके पेपर में। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि जो कर्क रेखा है या जो मकर रेखा है या जो विषुवत रेखा है वो कैसे कैसे गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। तीन ही मुख्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो कर्क रेखा है, 23 डिग्री हाफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रख लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस 8 वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है भैया? 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से भैया बात करेंगे आप यहाँ पे, हालांकि आगे मैं लिख दूंगा। गुजरात हो जाएगा भैया, मध्य प्रदेश हो जाएगा भैया, है ना, थोड़ा सा नीचे छोटे से पे राजस्थान से गुजरेगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी, है ना भैया। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके 8 राज्यों से गुजरती है। आगे आपको बताऊंगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए, यह विश्व के 19 देशों तथा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। पूरे वर्ल्ड के कितने कंट्री से होकर गुजरती है? 19 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। यानी जो 19 देश जो है वो 3 महाद्वीप होंगे। जैसे पहला जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। उस महाद्वीप का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। हवाई द्वीप हिलो, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, बहामास की राजधानी नस्साउ। हवाई द्वीप की राजधानी हिलो, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, बहामास की राजधानी क्या हो जाएगी? नस्साउ। बहामास की राजधानी क्या हो जाएगी भैया? नस्साउ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस 8 वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया एंड पासेस 19 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो पासेस 3 कॉन्टिनेंट, है ना। जस्ट लाइक जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके 3 देश हैं। हवाई द्वीप की कैपिटल हलो, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, बहामास की कैपिटल नस्साउ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है। सुहानी सिंह कह रहे हैं थैंक्स सर फॉर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। शुक्रिया सुहानी जी। मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो बच्चे बहुत रिजिड हैं, वो एकदम पढ़ ही नहीं रहे हैं, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, तो उनका इलाज नहीं हो सकता ना जी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, 1 मिनट 5-7 मिनट मेरी बात को सुनना पड़ेगा। एक एक चीज आपकी समझ में आएगी। क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए ना। आपने जो कोर्स हमसे परचेज किया है, अड्डा से आप पढ़ रहे हैं और आपने एक ट्रस्ट हम पे दिखाया है, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम उस ट्रस्ट को यूं ही जया जाने देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर। ठीक है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा। वैसे आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। उत्तर अमेरिका के अलावा जो हम देखेंगे भैया, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर 3 एक तो हो जाएगा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद जब हम आएंगे तो अफ्रीका पर आ जाएंगे। मौरितानिया की राजधानी नोक्सोट, माली की राजधानी बमाको, नाइजर की राजधानी नियामे, चाड की राजधानी एंजामने, पश्चिमी सहारा की राजधानी एलायुन, अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मिस्र की राजधानी काहिरो। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरो। ये सब हिंदी के नाम, एज इट इज इंग्लिश में मौरितानिया को मौरितानिया और इत्यादि चीजें। तो 8 देश ये हो जाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से। 8 देश ये हो जाएंगे, नोट कर लो जल्दी से। सर मैंने आपसे सीटेट में पढ़ा और 1 टाइम में पास हो गया। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे चलें। खुशबू सिंह जी कहने एक सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए मैम, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे। डोंट वरी, प्रॉपर तरीके से पूछें आप। ठीक है। एशिया के हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 8 देश एशिया के हो जाएंगे। एशिया के 8 कंट्री हो जाएंगे, जिनमें सऊदी अरब कैपिटल रियाद, ओमान कैपिटल मस्कट, यूएई कैपिटल अबू धाबी, भारत कैपिटल नई दिल्ली, बांग्लादेश कैपिटल ढाका, म्यांमार कैपिटल नेपिता, चीन कैपिटल बीजिंग, ताइवान कैपिटल ताइपे। ताइवान कैपिटल क्या हो जाएगा भैया? ताइपे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अफ्रीका के 8 देश, एशिया के 8 देश, उत्तर अमेरिका के 3 देश। कोई बात नहीं सुषमा पांडे जी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जहां पर आप वीडियो देखते हैं हमारे ऐप पर, वहीं उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है या एक तीर का सा निशान आपको दिखाई देता है, वहां पर हम इसकी हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी। ठीक है। चलिए, हाँ जी खुशबू सिंह जी, ये क्लास 1 से 5 तक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 1 से 5 तक का जो आपका पेपर होगा, या जो 9 से 10 तक का आपका जो पेपर होगा, इसमें उन्होंने एसएसटी में और इन्होंने ज्योग्राफी को अलग से मेंशन किया है। खुशबू जी, ज्योग्राफी में उन्होंने अलग से मेंशन किया है। हालांकि वैसे तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा, 1 से 5 तक एससीईआरटी ही पूछा जाएगा, लेकिन वो वाला सेक्शन पूछा जाएगा जो अलग है, मैथ रीजनिंग का जो लेवल है। लेकिन जो बेसिक ज्योग्राफी इन्होंने पूछी है, हिस्ट्री जो पूछेंगे, नेशनल मूवमेंट जो पूछेंगे, एनवायरमेंट जो पूछेंगे, साइंस जो पूछेंगे, करंट अफेयर्स जो पूछेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का होना चाहिए। तो हम जो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो एक बेसिक पढ़ा रहे हैं, एक बेसिक लेवल की, जो आपके हेल्प करेगी, मतलब आएगी पेपर में। ठीक है। चलो, इस बात को ध्यान रखिएगा।
आगे बात करेंगे, समझने की कोशिश कर लीजिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा ये बताओ, जब हमने अभी आपको बताया था कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो फिर और जो है उस स्थिति को क्या होता है, आपको याद है नहीं याद है? यूएई का पूरा नाम है शिवशंकर कुमार जी, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। बात क्लियर है? ठीक है। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो उस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और वो तिथि कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। बात क्लियर है? शरद विषुव और बसंत विषुव। लेकिन जब भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ेंगी, व्हेन दी सनलाइट इज परपेंडिकुलर ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा? जो अवधि में बात करेंगे, सबसे बड़ा दिन होगा, बिगेस्ट डे इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 जून वो तिथि होगी और 21 जून को हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं क्योंकि यहाँ 21 जून को आधी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे जो देश है, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी ओस्लो है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा 21 जून को आधी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। 21 जून को आधी रात्रि में क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर है? हो गया अभी यहाँ तक? क्लियर है? एक बार थम्स अप कर देंगे, एक बार यस कमेंट कर देंगे कि हाँ सर यहाँ पर ये बात क्लियर है। 21 जून योगा डे बिल्कुल होता है, योगा डे होता है क्योंकि उस दिन सूर्य जो कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत होता है। आगे बात करेंगे। अब ये हमने कर्क रेखा के बारे में आपको पूरी कहानी बताई। अब हम ऐसी कहानी आपको बताएंगे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बारे में बात करेंगे। यानी अब हम आपको बताएंगे मकर रेखा के बारे में, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? मकर रेखा के बारे में ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो मकर रेखा विश्व के 12 देशों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस 12 वेरियस कंट्री इन वर्ल्ड। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यानी जो कर्क रेखा, वो 19 देशों से जाती है। ये 12 देशों में दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, जैसे टोंगा एक देश है जिसकी राजधानी नूना कलोफा कैपिटल है। फ्रेंच पोलिनेशिया की कैपिटल फ्रेंच पोलिनेशिया, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, चिली की कैपिटल सांतियागो या सांटियागो, उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या हो जाएगी भैया? ब्राजीलिया हो जाएगी। इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, मस्त क्लास चल रही है यार, शुक्रिया शुक्रिया कमना जी। ठीक है, क्लियर है? 12 वेरियस कंट्री, एकदम बढ़िया क्लास चलेगी, डोंट वरी, मस्ती से पढ़ेंगे, एकदम विश्वास रखिए। अड्डा के ऊपर आपने विश्वास किया, नाम है अड्डा 24/7। अड्डा यानी टीचर्स का अड्डा है जी, सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, डोंट वरी। एक से एक बेहतरीन टीचर है हमारे पास, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। प्रेरणा भारती के लिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जहां पर आप लाइव क्लास देखते हैं वहीं पर आपको पीडीएफ इसका मिलेगा। ये दक्षिण अमेरिका के हो गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो वो तो ये कितने हो गए? 6 देश तो आपके ही हो गए, पता है भाई, 6 देश तो आपके दक्षिण अमेरिका के हो गए, 6 देश है ना। अब 5 देश हो जाएंगे अफ्रीका के। 5 देश किसके हो जाएंगे भैया? अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के नहीं होंगे, अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका तो खुद में एक देश है अफ्रीका महाद्वीप की। नामीबिया की राजधानी विंडहोक, बोत्सवाना की कैपिटल गैबिरोन, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया, मोजाम्बिक की कैपिटल मापुतो, मेडागास्कर की कैपिटल अंटानानारिवो। अब एक बात बताइए, मुझे जब लिस्ट ही आपको लिखानी थी तो मैं आपको देशों के नाम भी लिख देता ना, लेकिन मैंने आपको देशों की कैपिटल्स भी साथ में लिखे ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा सीख सकें, ज्यादा पढ़ सकें। 6 और 5 और 6वां ऑस्ट्रेलिया खुद देश हो जाएगा जिसकी राजधानी कैनबरा है। तो 6 और 6 12 पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर होता है, बिल्कुल होगा। अभी कर्क रेखा के बारे में बताया था। और ये कब होगा? ये 22 दिसंबर को होगा, जब हम इसको मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। बात क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर बताओ भैया, ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया, चलो आगे बात करेंगे। अब जैसे हमने कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में बात की, ऐसे हम किसके बारे में बात करेंगे? ऐसे हम बात करेंगे भैया 0 डिग्री विषुवत रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा 19 देशों से गुजरती थी, मकर रेखा हमारी जो है 12 देशों से गुजरती है। लेकिन अगर बात करेंगे विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका के देश इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया।
इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, थोड़ा याद रख लीजिएगा। अफ्रीका के देश साओ टोमे प्रिंसिप की राजधानी सेम, सेम का मतलब यही है, साओ टोमे प्रिंसिप की राजधानी साओ टोमे प्रिंसिप, ये इसलिए मैंने सेम वर्ड लिख दिया। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले, कांगो की राजधानी ब्राजाविले, कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, केन्या की राजधानी नैरोबी, सोमालिया की राजधानी मोगदिशु, युगांडा की राजधानी कंपाला। इतना तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा, बेसिक आपको समझना पड़ेगा। घर में आप एक विश्व का मानचित्र लगा लीजिए, घर में आप एक विश्व का मानचित्र लगा लीजिए। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल मैप, एक क्या होता है भैया याद रख लीजिएगा, फिजिकल मैप जिसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। तो फिजिकल का मतलब जहां पर पर्वत पठार मैदान घाटी आपको दिखाई जाएंगे। एक होता है राजनीतिक मानचित्र, क्या होता है राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप, जिसमें सब कुछ देशों के नाम डले होंगे। तो बाजार जाइए, उससे कहिए भैया कि विश्व का एक नक्शा दे दो, कौन सा राजनीतिक मानचित्र दे दो, तो उनमें सारे देश सारे नाम लिखे होंगे विश्व का, दीवार पे लगवा दो बढ़िया, और उसको देखो, सारी चीजों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्लियर भैया। चलिए आगे बात करेंगे। चंदन कुमार जी करें 11-12 बोल के 1 से 10 पढ़ा रहे हैं। नहीं चंदन कुमार जी, हमने 11 वाला बैच जो हमने बंद कर दिया है, आप जाकर के मेल कर सकते हैं वहां पे, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स खरीदा है तो आपको वो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 11 और 12 वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा था, अगर वो जो है मेल कर दें, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हमने 11 और 12 वाला बैच बंद कर दिया है। एशिया की बात करेंगे तो मालदीव की राजधानी माले, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, किरबाती की राजधानी तरावा, ये 3 देश और नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हो जाएंगी हमारी सभी अक्षांश रेखाएं। अब तक की क्लास में हमने आपको पूरी की पूरी अक्षांश रेखाएं समझा दी। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। बताओ क्लियर है ये बात? सो ये भैया क्लियर, बताओ भैया। सुनीता कुमारी करें आई लव यू सर, बहुत बढ़िया, लव यू सभी को ढेर सारा प्यार। ठीक है, चलो ओके। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने आपको आज पढ़ा दिया। अब हम आपको देशांतर रेखाओं के बारे में कल पढ़ाएंगे। यही पढ़ते रहिए और टेंशन मत लीजिएगा। चलते चलते एक बार, और यहाँ मनीष रानी जी जनरल पेपर में भी काम करेगा, और जो है कि एक बार आप क्लास एंड होने के बाद आपके पास फीडबैक आता है। हालांकि आप मुझसे बहुत नाराज है, फीडबैक खराब देते हैं, लेकिन आप लोग फीडबैक में 2 शब्द अच्छे जरूर लिखें, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। नहीं चंदन कुमार जी, ये मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही बात है, हमने 11वीं और 12वीं का बैच बंद कर दिया है। और आप जो है, अगर आपने बैच खरीदा था 11वीं 12वीं वाला, तो आप मेल कर दीजिए, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल मुलाकात करेंगे। वैसे फीडबैक दे देना क्लास एंड होने के बाद में। आता है आपके पास 5 स्टार, स्टार कितने स्टार दोगे? 5 स्टार देने आपको।